अब हम कक्षा 12वीं मनोविज्ञान पुस्तक से पहला पाठ शुरू करेंगे। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। यदि आप अपने मित्रों, सहपाठियों या संबंधियों का प्रेक्षण करें तो आप पाएंगे कि उनके प्रत्यक्षण करने, सीखने और चिंतन करने के साथ साथ विभिन्न कृत्यों को निष्पादित करने के उनके ढंग में अनेक भिन्नताएं हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कक्षा 11वीं में हमने पहले ही उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ा है जो मानव व्यवहार को समझने में अनुप्रयुक्त होते हैं। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि किस तरह लोग भिन्न होते हैं, ये भिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे इन भिन्नताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। आपको स्मरण होगा कि कैसे गाल्टन के समय से ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। इस अध्याय के माध्यम से व्यक्तिगत भिन्नताओं की कुछ मूल बातों से आप परिचित होंगे। मनोवैज्ञानिकों के लिए रुचिकर प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुणों में से एक बुद्धि है। लोग एक दूसरे से जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण से अनुकूलन करने, अनुभव से सीखने, विविध प्रकार की तर्कनाओं में व्यस्त होने तथा विविध बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की योग्यता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस अध्याय में हम बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि संप्रत्यय की बदलती परिभाषाएं, बुद्धि में सांस्कृतिक भिन्नताएं, लोगों की बौद्धिक सक्षमताओं की सीमा और उनमें विचलन तथा विशिष्ट योग्यताओं या अभिक्षमताओं की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। विभिन्न प्रजाति के प्राणियों में तथा किसी एक ही प्रजाति के प्राणियों में भी समान ढंग की वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नताओं के कारण ही प्रकृति में आकर्षण तथा सौंदर्य होता है। एक क्षण के लिए अपने चतुर्दिक ऐसे जगत की कल्पना करें जिसमें जरा सोचें, ये सभी वस्तुएं एक ही रंग की लाल या नीली अथवा हरी हों तो दुनिया कैसी लगेगी? निश्चित ही वह सुंदर नहीं होगी। पूरी संभावना है कि आपका उत्तर नहीं होगा और न आप ऐसे संसार में रहना ही चाहेंगे। वस्तुओं की तरह ही मनुष्यों में भी विविधता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों का सम्मिश्रण होता है। विचलनशीलता या विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक विशेषताओं जैसे ऊंचाई, वजन, शक्ति, बालों का रंग आदि में भिन्न होता है। उनमें मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। वे अधिक या कम बुद्धिमान हो सकते हैं, प्रभावी या विनम्र हो सकते हैं, उच्च मात्रा में सृजनशील या बिल्कुल ही सृजनशील नहीं हो सकते हैं तथा जागरूक या विनिवर्तित हो सकते हैं। विभिन्नताओं की सूची बहुत लंबी हो सकती है। किसी एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों की भिन्न भिन्न मात्राएं हो सकती हैं। इस प्रकार हम में से प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विशेषकों के विशिष्ट सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों और कैसे एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। वस्तुतः इस प्रश्न से संबंधित विषय वस्तु की व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता। कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत
कारकों से प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थितिपरक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। यह दूसरा मत स्थितिवाद सिचुएशनिज्म कहा जाता है, जिसमें यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो सामान्यतः आक्रामक प्रवृत्ति का है, अपने सर्वोच्च अधिकारी की उपस्थिति में बहुत विनम्र व्यवहार करता है। कभी-कभी स्थितियों का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्तित्व के भिन्न-भिन्न विशेषकों को रखने वाले लोगों का व्यवहार लगभग समान होता है। स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य बाह्य कारकों के प्रभाव को मनुष्य के व्यवहार के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी मानता है। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का संबंध बहुत सरल घटना जैसे किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में लगने वाला समय अर्थात प्रतिक्रिया काल से भी होता है और बहुत अधिक व्यापक संप्रत्यय जैसे प्रसन्नता से भी होता है। मापन करने योग्य समस्त मनोवैज्ञानिक गुणों को परिभाषित करना और उनकी सूची बना पाना एक कठिन कार्य है। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण उसका मूल्यांकन असेसमेंट करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से है। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने की अनेक मानक विधियां अपनाई जा सकती हैं। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जा सके। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि हरीश एक प्रभावी व्यक्ति है, तो हम हरीश में प्रभाविता होने की मात्रा का संकेत करते हैं। हरीश के बारे में हमारा यह कथन उसमें प्रभाविता होने के गुण का हमारे द्वारा किए गए मूल्यांकन का परिणाम है। किसी गुण का मूल्यांकन अनौपचारिक अथवा औपचारिक हो सकता है। औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप में किया जाता है। दूसरी ओर अनौपचारिक मूल्यांकन जिन व्यक्तियों का किया जाता है उनके बदल जाने से तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्राप्त परिणाम या मूल्यांकन के व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होने लगती है। मनोवैज्ञानिक गुणों के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। मूल्यांकन कर लेने के पश्चात प्राप्त सूचना के आधार पर हम हरीश द्वारा भविष्य में किए जाने वाले व्यवहारों का पूर्व कथन कर सकते हैं। हम यह पूर्व कथन कर सकते हैं कि यदि भविष्य में हरीश को किसी दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया तो उसके एक सत्तावादी नेता होने की संभावना अधिक होगी। यदि हमें यह पूर्व कथन के अनुसार उत्पन्न स्थिति ग्राह्य नहीं है तो हम इसमें हस्तक्षेप करते हुए हरीश के व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। मूल्यांकन किए जाने के लिए किसी गुण का चयन हमारे उद्देश्यों पर निर्भर करता है। यदि हम किसी कमजोर विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में अच्छा निष्पादन करने में सहायता करना चाहते हैं तो हमें उसकी बौद्धिक शक्ति तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार तथा पड़ोस के सदस्यों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है तो हम उसके व्यक्तित्व विशेषकों के मूल्यांकन पर विचार कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में अभिप्रेरणा की मात्रा बहुत कम है तो हम उसकी अभिरुचियों तथा वरीयताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तियों की योग्यताओं, व्यवहारों और व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन में व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक गुण रेखीय अथवा एक विमीय नहीं होते, वे जटिल होते हैं और उनमें कई विमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कोई एक रेखा बहुत से बिंदुओं का एक समूह होती है और बिंदु कोई स्थान नहीं घेरता, परंतु एक डिब्बे के बारे में सोचें तो यह स्थान घेरता है। डिब्बे का वर्णन इसकी 3 विमाओं की सहायता से किया जा सकता है। ये 3 विमाएं हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। यही स्थिति मनोवैज्ञानिक गुणों की भी होती है। ये गुण सामान्यता या बहुविमात्मक या बहुपक्षीय होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सांवेगिक, सामाजिक आदि में कैसा व्यवहार या निष्पादन करता है। इस अध्याय में हम मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करेंगे।
इन गुणों का संवर्गीकरण मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लिखित अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है। पहला, बुद्धि इंटेलिजेंस का आशय पर्यावरण को समझने, विवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक सक्षमता तथा विद्यालयी शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। सामान्यतः या कम बुद्धि रखने वाले विद्यार्थी विद्यालय की परीक्षाओं में उतना अच्छा निष्पादन करने की संभावना नहीं रखते, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी सफलता की प्राप्ति का संबंध मात्र बुद्धि परीक्षणों पर उनके प्राप्तांकों से नहीं होता। दूसरा, अभिसक्षमता एप्टीट्यूड का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जुन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। अभिसक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। एक उच्च यांत्रिक अभिसक्षमता वाला व्यक्ति उपयुक्त परीक्षण का अधिक लाभ उठाकर एक अभियंता के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। इसी प्रकार भाषा की उच्च अभिसक्षमता वाले एक व्यक्ति को परीक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है। तीसरा, अभिरुचि इंटरेस्ट का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। विद्यार्थियों की अभिरुचि के मूल्यांकन से हमें यह निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है कि वे किन विषयों या पाठ्यक्रमों का प्रसन्नता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। अभिरुचि का ज्ञान हमें विकल्पों के निर्धारण में सहायता करता है और जो जीवन में संतुष्टि के साथ साथ कार्य निष्पादन को उन्नत करता है। चौथा, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं। व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति की अद्वितीय विशेषताओं जैसे व्यक्ति प्रभावी है या विनम्र जावक है या विनिवर्तित संवेगतः स्थिर है या तुनक मिजाज आदि का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन हमें किसी व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करने के साथ साथ यह पूर्व कथन करने की क्षमता प्रदान करता है कि व्यक्ति भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा। पांचवा, मूल्य वैल्यू आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं। व्यक्ति के मूल्य उसके जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। मूल्यों द्वारा ही व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य का मूल्यांकन करता है। मूल्यों के मूल्यांकन में हम किसी व्यक्ति में प्रभावी मूल्यों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए, मूल्यांकन द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्यों में से कौन सा मूल्य उसके व्यवहार को निर्देशित करने हेतु प्रभावी रहता है। मूल्यांकन की विधियां। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए अनेक विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। इनमें से कुछ विधियों के बारे में हम पहले कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। अब हम इनको प्रमुख विशेषताओं का पुनः स्मरण करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहार परक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है। ऊपर बताई गई सभी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं उदाहरणार्थ बुद्धि, अभिसक्षमता आदि की सभी विमाओं के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण विकसित किए जा चुके हैं। क्लिनिकल निदान, निर्देशन, कार्मिक चयन, स्थानांतरण तथा प्रशिक्षण आदि कार्यों में इन परीक्षणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रूप से व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए कुछ प्रक्षेपी परीक्षणों का भी निर्माण किया है। साक्षात्कार इंटरव्यू की विधि में परीक्षणकर्ता के व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्र करता है। आप इसे प्रयुक्त होते हुए देख सकते हैं जब कोई परामर्शद
किसी सेवार्थी से अंतःक्रिया करता है। एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशेष उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। कोई नियोक्ता अपने संगठन के लिए कर्मचारियों का चयन करता है, अथवा कोई पत्रकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्षात्कार करता है। व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक इस विधि का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इच्छुक व्यक्ति महान व्यक्तियों के जीवन के केस विश्लेषणों द्वारा उन महान व्यक्तियों के जीवन अनुभवों से सीख प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति अध्ययन में विभिन्न विधियों जैसे साक्षात्कार, प्रेक्षण, प्रश्नावली, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि के उपयोग से प्रदत्त या आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन में व्यक्ति की नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार पर घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार किया जाता है। कुछ गोचर जैसे मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन प्रेक्षण प्रणाली द्वारा सरलता से किया जा सकता है। प्रेक्षण प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें स्थिति पर प्रेक्षक का बहुत कम नियंत्रण होता है और प्रेक्षण से प्राप्त विवरण की प्रेक्षक द्वारा व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की जा सकती है। आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्ट वह विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। ऐसी सूचनाएं किसी साक्षात्कार अनुसूची अथवा प्रश्नावली, किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अथवा व्यक्तिक डायरी का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती हैं। बुद्धि व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में बुद्धि एक मुख्य निर्मित है। किसी व्यक्ति की बुद्धि जानने से यह भी ज्ञात होता है कि वह अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार अनुकूलित करता है। इस खंड में हम बुद्धि तथा उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य जन बुद्धि के स्वरूप के बारे में जो समझते हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा उससे बिल्कुल भिन्न ढंग से इसे समझा जाता है। यदि आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण करें तो आप पाएंगे कि उसमें मानसिक सतर्कता, हाजिर जवाबी, शीघ्र सीख लेने की योग्यता और संबंधों को समझ लेने की योग्यता जैसे अनेक गुण होते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, परसीविंग सीखने, लर्निंग समझने, अंडरस्टैंडिंग और जानने नोइंग की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। बुद्धि के प्रारंभिक सिद्धांतकारों ने भी इन्हीं गुणों द्वारा बुद्धि को परिभाषित किया था। अल्फ्रेड बेनेट बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। वेशलर, जिनका बनाया गया बुद्धि परीक्षण बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ने बुद्धि को उसकी प्रकार्यात्मकता के रूप में समझा, अर्थात उन्होंने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में बुद्धि के मूल्य को महत्व प्रदान किया। वेशलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सुदेश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे गार्डनर और स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। आपको बुद्धि का संप्रत्यय और उसका क्रम विकास बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना किए जाने के उपरांत समझ में आ जाएगा। बुद्धिमान व्यक्तियों के गुणों का पता लगाना। तो बुद्धि के सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धांतों को मोटे तौर पर मनोमितिक संरचनात्मक उपागम अथवा सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मनोमितिक उपागम साइकोमेट्रिक अप्रोच में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। दूसरी ओर सूचना प्रक्रमण उपागम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इस उपागम का प्रमुख केंद्र बिंदु एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की
जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर होता है। बुद्धि की संरचना तथा उसमें अंतर्निहित विभिन्न विमाओं पर अधिक ध्यान न देकर सूचना प्रक्रमण उपागम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारों में अंतर्निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल देता है। अब हम इन दो उपागमों के कुछ प्रतिनिधि सिद्धांतों का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। हम पहले बता चुके हैं कि बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वालों में अल्फ्रेड बिने प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। बिने के पहले बुद्धि के संबंध में साधारण वर्णन भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में उपलब्ध अनेक दार्शनिक निबंधों में मिलता है। बिने द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही सरल प्रकार का है, क्योंकि इस सिद्धांत की उत्पत्ति अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के प्रयासों के अंतर्गत हुई थी। इसलिए बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना, जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जा सकता है। उनका सिद्धांत बुद्धि के एक कारक सिद्धांत वन फैक्टर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। जब मनोवैज्ञानिकों ने बिने द्वारा निर्मित किए गए बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया, तो यह सिद्धांत विवादग्रस्त हो गया। 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्वि-कारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि पर आधारित था। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक साकारक जी फैक्टर तथा कुछ विशिष्ट कारक वी कारक एस फैक्टर्स होते हैं। साकारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक संक्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक हैं और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में साकारक के साथ साथ कई विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। इन विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने विकारक कहा। श्रेष्ठ गायक, वास्तुकारक, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ी आदि साकारक में उच्च स्तर के हो सकते हैं, परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं, जिनके कारण वे अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। ये योग्यताएं हैं: पहला, वाचिक बोध, शब्दों, संप्रत्ययों तथा विचारों के अर्थ को समझना। दूसरा, संख्यात्मक योग्यताएं, संख्यात्मक तथा अभिकल्पनात्मक कार्यों को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल। तीसरा, देशिक संबंध, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना। चौथा, प्रात्यक्षिक गति, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति। पांचवा, शब्द प्रवाह, शब्दों का प्रवाह तथा नम्यता के साथ उपयोग कर लेना। छठा, स्मृति, सूचनाओं के पुनः स्मरण में परिशुद्धता तथा सातवां, आगमनात्मक तर्कना, दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना। आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि योग्यताएं 2 स्तरों, प्रथम स्तर लेवल 1 तथा द्वितीय स्तर लेवल 2 पर कार्य करती हैं। प्रथम स्तर साहचर्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए, रट कर किया जाने वाला अधिगम तथा स्मृति। द्वितीय स्तर संज्ञानात्मक सक्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया गया है: संक्रियाएं, विषय वस्तु तथा उत्पाद। संक्रियाओं से तात्पर्य बुद्धि द्वारा की जाने वाली संक्रियाओं से है। इसमें संज्ञान, स्मृति, अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन तथा मूल्यांकन की क्रियाएं होती हैं। विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना के स्वरूप से होता है जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती हैं। इसमें चाक्षुष, श्रवणात्मक, प्रतीकात्मक जैसे अक्षर तथा संख्याएं, अर्थ विषयक जैसे शब्द तथा व्यवहारात्मक व्यक्तियों के व्यवहार, अभिवृत्तियों, आवश्यकताओं आदि से संबंधित सूचनाएं। उत्पाद का अर्थ उस स्वरूप से होता है जिसमें व्यक्ति इस सूचनाओं का
प्रक्रमण करता है। उत्पादों को इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण तथा निहितार्थ में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि इस वर्गीकरण गिलफोर्ड 1988 में 6x5x6 वर्ग बनते हैं। इसलिए इस मॉडल में 180 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ में योग्यता के कम से कम एक कारक के सनद होने की प्रत्याशा की जाती है। कुछ प्रकोष्ठों में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। प्रत्येक कारक का वर्णन तीनों विमाओं के द्वारा किया जाता है। बुद्धि के उपयुक्त सिद्धांत मनोमितिक उपागम द्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहारों को समझने के लिए दिए गए सिद्धांतों के प्रतिनिधि सिद्धांत हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्टनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है, तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। गार्टनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। अपने अपने क्षेत्र में असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों का गार्टनर ने अध्ययन किया और इसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। ये निम्नलिखित हैं: भाषागत, लिंग्विस्टिक, भाषा के उत्पादन और उपयोग करने की योग्यता। यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्रता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है, वे शब्द कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने मन में भाषा के बिंबों का निर्माण कर सकते हैं और स्पष्ट तथा परिशुद्ध भाषा का उपयोग करते हैं। लेखकों तथा कवियों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तार्किक, गणितीय, लॉजिकल, मैथमेटिकल, तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्याओं को हल करने की योग्यता। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। वे अमूर्त तर्क न कर लेते हैं और गणितीय समस्याओं के हल के लिए प्रतीकों का प्रहसन अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाने की संभावना रहती है। देशिक, स्पेशल, दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण को बनाने की योग्यता। यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाला व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक आदि में इस बुद्धि के अधिक पाए जाने की संभावना होती है। संगीतात्मक, म्यूजिकल, सांगीतिक लय तथा अभिरचनाओं को उत्पन्न तथा प्रहसन करने की योग्यता। सांगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने, उनका सर्जन तथा प्रहसन करने की क्षमता सांगीतिक योग्यता कहलाती है। इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग ध्वनियों और स्पंदनों तथा ध्वनियों की नई अभिरचनाओं के सर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। शारीरिक गति संवेदी, बॉडीली काइनेस्थेटिक, संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करने की योग्यता तथा उसमें सृजनात्मक प्रदर्शित करना। किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक अंग की लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी योग्यता कही जाती है। धावकों, नर्तकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों, जिम्नास्टों तथा शल्य चिकित्सकों में इस बुद्धि की अधिक मात्रा पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों को जानने की योग्यता। इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं,
तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। मनोवैज्ञानिक परामर्शद, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धार्मिक नेता आदि में उच्च अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाए जाने की संभावना होती है। अंतः व्यक्ति इंट्रापर्सनल, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानने की योग्यता इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान और उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने की ऐसी योग्यता सम्मिलित है जिससे वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपनी अनन्यता या पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने में अति संवेदनशील होते हैं। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक नेता आदि में इस प्रकार की उच्च बुद्धि देखी जा सकती है। प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक, पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं को पहचानने की योग्यता इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिज्ञता से है। विभिन्न पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में यह बुद्धि सहायक होती है। शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी आदि में प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 ने बुद्धि का चित्रापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के अनुरूप मूल रूप से बुद्धि 3 प्रकार की होती है: घटकीय, अनुभाविक तथा सांदर्भिक। बुद्धि के चित्रापीय सिद्धांत के तत्व हम चित्र 1.1 में देख सकते हैं। घटकीय बुद्धि, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं। इस बुद्धि के भी 3 अलग-अलग घटक होते हैं जो अलग-अलग कार्य करते हैं। पहला घटक ज्ञानार्जन से संबंधित होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है तथा विभिन्न कार्यों को करने की विधि का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा घटक अधिक या एकाग्र उच्च स्तरीय घटक अधिक या एक उच्च स्तरीय घटक होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति योजनाएं बनाता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। तीसरा घटक निष्पादन से संबंधित होता है। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी कार्य का वास्तव में निष्पादन करता है। अनुभविक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है। यह बुद्धि सृजनात्मक निष्पादन में प्रदर्शित होती है। इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग विगत अनुभवों को मौलिक रूप से समाकलित करते हैं तथा समस्या के मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करते हैं। किसी विशेष स्थिति में वे तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सी सूचना अधिक निर्णायक होगी। सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इसे आप व्यवहारिक बुद्धि या व्यावसायिक समझ कह सकते हैं। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपने वर्तमान पर्यावरण से शीघ्र अनुकूलित हो जाते हैं या फिर वर्तमान पर्यावरण की अपेक्षा अधिक अनुकूल पर्यावरण का चयन कर लेते हैं या फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण में वांछित परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने के लिए सूचना प्रक्रमण उपागम के अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों का एक प्रतिनिधि सिद्धांत है। बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक
अनुक्रमिक मॉडल। बुद्धि के इस मॉडल को जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किर्बी ने 1994 ने विकसित किया। संक्षेप में यह मॉडल पास, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित तीन तांत्रिकीय या स्नायुविक तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती हैं। इन तीन तंत्रों की मस्तिष्क की तीन प्रक्रियात्मक इकाइयां कहा जाता है। ये तीन इकाइयां क्रमशः भाव प्रबोधन, अवधान, कूट संकेतन या प्रक्रमण और योजना निर्माण का कार्य करती हैं। भाव प्रबोधन, अवधान, अराउजल, अटेंशन। भाव प्रबोधन की दशा किसी भी व्यवहार के मूल में होती है, क्योंकि यही किसी उद्दीपक की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भाव प्रबोधन तथा अवधान की ही व्यक्ति को सूचना का प्रक्रमण करने के योग्य बनाता है। भाव प्रबोधन के इष्टतम स्तर के कारण हमारा ध्यान किसी समस्या के प्रासंगिक पक्षों की ओर आकृष्ट होता है। भाव प्रबोधन का बहुत अधिक होना अथवा बहुत कम होना अवधान को बाधित करता है। उदाहरण के लिए, जब आपके अध्यापक कहते हैं कि अमुक दिन आप सबकी एक परीक्षा ली जाएगी, तो आपका भाव प्रबोधन बढ़ जाता है और आप विशिष्ट अध्यायों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। आपका भाव प्रबोधन आपके ध्यान को प्रासंगिक अध्यायों की विषय वस्तुओं को पढ़ने, दोहराने तथा सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। आप अपने ज्ञान भंडार में सूचनाओं का समाकलन सहकालिक अथवा अनुक्रमिक रूप से कर सकते हैं। विभिन्न संप्रत्ययों को समझने के लिए उनके पारस्परिक संबंधों का प्रत्यक्षण करते हुए उनको एक सार्थक रूप में समाकलित करते समय सहकालिक प्रक्रमण होता है। उदाहरण के लिए, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम परीक्षण में परीक्षार्थी को एक अपूर्ण अभिकल्प या डिजाइन दिखाया जाता है और उसे दिए गए 6 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिससे अपूर्ण अभिकल्प पूरा हो सके। सहकालिक प्रक्रमण द्वारा दिए गए अमूर्त चित्रों के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। अनुक्रमिक प्रक्रमण उस समय होता है जब सूचनाओं को एक के बाद एक क्रम से याद रखना होता है, ताकि उस सूचना का पुनः स्मरण ही अपने बाद वाली सूचना का पुनः स्मरण करा देता है। गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणन सारणियों को सीखना आदि अनुक्रमिक प्रक्रमण के उदाहरण हैं। योजना, प्लानिंग। योजना बुद्धि का एक आवश्यक अभिलक्षण है। जब किसी सूचना की प्राप्ति और उसके पश्चात उसका प्रक्रमण हो जाता है तो योजना सक्रिय हो जाती है। योजना के कारण हम क्रियाओं के समस्त संभावित विकल्पों के बारे में सोचने लगते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना को कार्यान्वित करते हैं तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न परिणामों की प्रभाविता का मूल्यांकन करते हैं। यदि कोई योजना इष्ट फलदायक नहीं होती तो हम कार्य या स्थिति की मांग के अनुरूप उसमें संशोधन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके अध्यापक आपकी परीक्षा लेने वाले हैं तो आपको इसकी योजना बनाते हुए लक्ष्य निर्धारित करना होता है। आप पढ़ने के लिए एक समय सारणी बना लेते हैं, अध्याय में कोई समस्या आने पर उसका स्पष्टीकरण कराते हैं। फिर यदि आपको परीक्षा के लिए नियत अध्याय को समझने में कठिनाई आती है तो आप अन्य मार्ग खोजने लगते हैं। संभव है कि आप अपने अध्ययन का समय बढ़ाकर या किसी मित्र के साथ अध्ययन करके अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करने लगें। उपयुक्त तीनों पास प्रक्रियाएं औपचारिक रूप से पढ़ने, लिखने तथा प्रयोग करने अथवा पर्यावरण से अनौपचारिक रूप से संकलित ज्ञान के भंडार पर कार्य करती हैं। इन प्रक्रियाओं का स्वरूप अंतः क्रियात्मक तथा गतिशील होता है। इसके बावजूद इनके अपने स्वतंत्र अस्तित्व तथा विशिष्ट प्रकार्य होते हैं। दास तथा नागलिरी ने एक परीक्षण माला भी विकसित की है जिसे संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। विद्यालय शिक्षा से अप्रभावित मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मापन के लिए इस परीक्षण माला में वाचिक तथा अवाचिक दोनों ही प्रकार के कृत्य रखे गए हैं। यह परीक्षण माला 5 से 18 वर्ष तक के व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन कर सकती है। मापन से प्राप्त परिणामों का उपयोग बच्चों में संज्ञानात्मक न्यूनता या उनके अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में किया जा सकता है।
यह मॉडल बुद्धि के सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं? ऐसा उनकी आनुवंशिकता के कारण होता है अथवा यह पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से होता है। किसी व्यक्ति के विकास में इन कारकों के प्रभाव के बारे में हम कक्षा 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं। बुद्धि, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया। बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभावों के प्रमाण मुख्य रूप से यमज या जुड़वा तथा दत्तक बच्चों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। साथ साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.90 सहसंबंध पाया गया है। बाल्यावस्था में अलग अलग करके पाले गए जुड़वा बच्चों की बौद्धिक, व्यक्तित्व तथा व्यवहार परक विशेषताओं में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72 सहबंध है। साथ साथ पाले गए भ्रातृ जुड़वा बच्चों की बुद्धि में लगभग 0.60 सहबंध। साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में 0.50 सहसंबंध तथा अलग अलग पाले गए सहोदरों की बुद्धि में 0.25 सहसंबंध पाया गया है। इस संबंध में अन्य प्रमाण दत्तक बच्चों के उन अध्ययनों से प्राप्त हुए हैं जिनमें यह पाया गया है कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म लेने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभावों के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बुद्धि के स्तर के निकट पहुंचता जाता है। सुविधा वंचित परिस्थितियों वाले घरों के जिन बच्चों को उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिवारों द्वारा गोद ले लिया जाता है उनकी बुद्धि प्राप्तांकों में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरणीय वंचन बुद्धि के विकास को घटा देता है, जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा बुद्धि में वृद्धि कर देती है। सामान्यतया सभी मनोवैज्ञानिकों की इस तथ्य पर सहमति है कि बुद्धि आनुवंशिकता, प्रकृति तथा पर्यावरण पोषण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। आनुवंशिकता द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि की परिसीमाएं तय हो जाती हैं और बुद्धि का विकास उस परिसीमन के अंतर्गत पर्यावरण में उपलब्ध अवलंबों और अवसरों द्वारा निर्धारित होता है। बुद्धि का मूल्यांकन। सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय दिया। मानसिक आयु के माप का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो इसका अर्थ है कि किसी बुद्धि परीक्षण पर उस बच्चे का निष्पादन 5 वर्ष के बच्चों के औसत निष्पादन के बराबर है। बच्चे की कालानुक्रमिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज जन्म लेने के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होती है। एक तीव्र बुद्धि बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से अधिक होती है, जबकि एक मंदबुद्धि बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो बिने तथा साइमन ने इसे बौद्धिक मंदता के रूप में परिभाषित किया। 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ का संप्रत्यय विकसित किया। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुणा करने से उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। बुद्धि लब्धि जो मानसिक आयु बाय कालानुक्रमिक आयु गुणा 100 गुणा करने में की संख्या का उपयोग दशमलव बिंदु समाप्त करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु बराबर हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 प्राप्त होती है। यदि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक प्राप्त होती है। बुद्धि लब्धि 100 से कम उस दशा में प्राप्त होती है जब मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम हो। उदाहरण के लिए एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 12/10
गुणा 100 होगी। परंतु उसी बच्चे की मानसिक आयु यदि 7 वर्ष होती तो उसकी बुद्धि लब्धि 7/10 गुना 100 होती। प्रत्येक आयु स्तर पर व्यक्तियों की समष्टि की औसत बुद्धि लब्धि 100 होती है। जनसंख्या में बुद्धि लब्धि पाठ्यांक इस प्रकार वितरित होते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण के मध्य क्षेत्र में रहते हैं। बहुत कम लोगों के प्राप्तांक बहुत अधिक या बहुत कम होते हैं। बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि एक आवृत्ति वितरण चक्र बनाया जाए तो यह लगभग एक घंटाकार वक्र के सदृश होता है। इस वक्र को सामान्य वक्र नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ऐसा वक्र अपने केंद्रीय मूल्य या माथे के दोनों और सममित आकार का होता है। एक सामान्य वितरण के रूप में बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों के वितरण को 1.2 चित्र में प्रदर्शित किया गया है। किसकी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का मध्य 100 होता है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक 90 से 110 के बीच होती है उन्हें सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है। जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है वे बौद्धिक अशक्तता से प्रभावित समझे जाते हैं, और जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। किसी व्यक्ति के बुद्धि लब्धि प्राप्तांक की व्याख्या हम तालिका 1.1 की सहायता से की जा सकती है। सभी व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमताएं एक समान नहीं होती। कुछ व्यक्ति असाधारण रूप से तीव्र बुद्धि वाले होते हैं तथा कुछ औसत से कम बुद्धि वाले। बुद्धि परीक्षणों का एक व्यावहारिक उपयोग यह है कि इनसे बहुत अधिक तथा बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। यदि हम इसमें 1.1 तालिका में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जनसंख्या के लगभग 2% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और उतने ही प्रतिशत व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। पहले वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड कहा जाता है, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से अशक्त इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। ये दोनों वर्ग अपनी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं में सामान्य लोगों की अपेक्षा पर्याप्त भिन्न होते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि वर्ग वर्णनात्मक वर्ग नाम जनसंख्या प्रतिशत। देखते हैं 130 से अधिक अति श्रेष्ठ जो 2.2 है। 120 से 130 बुद्धि लब्धि वर्ग 120 से 130 बुद्धि लब्धि वर्ग वर्णनात्मक वर्ग नाम श्रेष्ठ है और जनसंख्या प्रतिशत 6.7। 110 से 119 उच्च औसत 16.1। 90 से 109 औसत 50.0। 80 से 89 निम्न औसत 16.1। 70 से 79 सीमावर्ती जनसंख्या प्रतिशत 6.7। 70 से कम बुद्धि लब्धि वर्ग वर्णनात्मक वर्ग नाम बौद्धिक रूप से अशक्त जनसंख्या प्रतिशत 2.2। बुद्धि में विचलन। बौद्धिक न्यूनता। किसी जनसंख्या में एक और तो प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं जिनका वर्णन हम पहले अभी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें बहुत साधारण कौशलों को सीखने में भी बहुत कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती है उन्हें बौद्धिक रूप से असशक्त कहा जाता है। बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी AAMD के अनुसार बौद्धिक अशक्तता से तात्पर्य उस असामान्य असाधारण बौद्धिक प्रकार्यात्मकता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है
तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है। इस परिभाषा की 3 मूल विशेषताएं हैं। पहली, किसी व्यक्ति की बौद्धिक रूप से असशक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसकी बौद्धिक प्रक्रियात्मकता सामान्य स्तर से पर्याप्त कम हो। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, उनकी बौद्धिक प्रक्रियात्मकता सामान्य से पर्याप्त कम समझी जाती है। दूसरी विशेषता का संबंध अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से है। अनुकूलित व्यवहार का अर्थ व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह आत्मनिर्भर बनता है और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से अपना समायोजन करता है। तीसरी विशेषता यह है कि बौद्धिक असक्षमता व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं 0 से 18 वर्ष की आयु के मध्य में ही दिखाई पड़ जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को बौद्धिक रूप से असशक्त के समूह में वर्गीकृत किया जाता है, उनकी योग्यताओं में भी पर्याप्त भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को तो विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार के कार्य करना सिखाया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता और उन्हें जीवन भर संस्थागत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। आप पहले ही सीख चुके हैं कि किसी जनसंख्या के बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। बुद्धि लब्धि की संख्याएं बौद्धिक रूप से असशक्त व्यक्तियों में के भिन्न भिन्न वर्गों को समझने में सहायक होती हैं। बौद्धिक असक्षमता के विभिन्न वर्ग इस प्रकार होते हैं। निम्न बुद्धि लब्धि 55 से लगभग 70, सामान्य बुद्धि लब्धि 35 से 40 से लगभग 50 से 55, तीव्र बुद्धि लब्धि 20 से 25 से लगभग 35 से 40 तथा अति गंभीर बुद्धि लब्धि 20 से 25 से कम। निम्न असक्षमता वाले व्यक्तियों का विकास यद्यपि अपनी समान आयु वाले व्यक्तियों की अपेक्षा धीमा होता है। वे स्वतंत्र होकर अपने सभी कार्य कर लेते हैं, कोई नौकरी भी कर सकते हैं और अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। असक्षमता की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कठिनाइयां अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं। सामान्य असक्षमता वाले व्यक्ति अपने साथ के लोगों से भाषा के प्रयोग तथा अन्य पेशेवर कौशलों को सीखने में पीछे रह जाते हैं। इन्हें अपनी दैनिक देखभाल करने और सरल प्रकार के सामाजिक तथा संप्रेषण कौशलों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, परंतु अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए उन्हें सामान्य पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तीव्र असक्षमता और अति गंभीर असक्षमता वाले व्यक्ति अपना जीवन यापन करने में असक्षम होते हैं और जीवन भर उनकी लगातार देखभाल करते रहने की आवश्यकता होती है। बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की अन्य विशेषताओं के बारे में हम पहले जान चुके हैं। बौद्धिक प्रतिभाशालीता अपनी उत्कृष्ट संभाव्यताओं के कारण बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निष्पादन श्रेष्ठ प्रकार का होता है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अध्ययन 1925 में उस समय प्रारंभ हुए जब लेविस स्टर्मन ने 130 या उससे भी अधिक बुद्धि लब्धि वाले 1500 बच्चों के जीवन का अभिलेख यह जानने के लिए रखना प्रारंभ किया कि बुद्धि व्यावसायिक सफलता और जीवन में समायोजन के साथ किस प्रकार संबंधित होती है। यद्यपि प्रवीणता, टैलेंट तथा प्रतिभा गिफ्टेडनेस शब्दों का समान अर्थों में उपयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों के अर्थ में भिन्नता होती है। प्रतिभा का अर्थ उस असाधारण सामान्य प्रकार की योग्यता से है जो विस्तृत क्षेत्र के कार्यों में किए गए श्रेष्ठ निष्पादन में दिखाई पड़ती है, जबकि प्रवीणता का अर्थ किसी विशिष्ट अथवा संकुचित क्षेत्र जैसे आध्यात्मिक, सामाजिक, सौंदर्य परक आदि में श्रेष्ठ योग्यता से होता है। अधिक प्रवीण व्यक्तियों को कभी कभी अद्भुत प्रतिभाशाली भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अध्यापकों के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की प्रतिभाशालीता उसकी उच्च योग्यता, हाई एबिलिटी, उच्च सृजनात्मकता, हाई क्रिएटिविटी तथा उच्च प्रतिबद्धता, हाई कमिटमेंट जैसे गुणों के संयोजन पर निर्भर करती है। प्रतिभाशाली बच्चों में उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता के लक्षण बहुत पहले ही दिखाई पड़ जाते हैं। शैशव काल तथा पूर्व बाल्यावस्था में ही उनमें अधिक अवधान, विस्तृत अच्छी विज्ञान स्मृति, नवीनता के प्रति रुझान, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उच्च संवेदनशीलता तथा भाषा कौशल का शीघ्र प्रकटीकरण दिखाई देने लगता है। प्रतिभाशालीता तथा बहुत अच्छे शैक्षिक या अकादमिक निष्पादन को एक समझना सही नहीं है। बहुत श्रेष्ठ
मनोगतिक योग्यता प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ी भी प्रतिभाशाली कहे जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के पास भिन्न भिन्न क्षमताएं, व्यक्तित्व तथा विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान की अधिक योग्यता, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता, मौलिक तथा सर्जनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, अंतर्भूत अभिप्रेरणा तथा आत्मसम्मान का उच्च स्तर, स्वतंत्र एवं अनुरूप प्रकार का चिंतन, लंबी अवधि एक अकेला रहकर अध्ययन करने की वरीयता देना। प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान के लिए किसी बुद्धि परीक्षण प्रक्रिया का निष्पादन ही एकमात्र माप नहीं है। सूचनाओं के बहुत से अन्य स्रोतों जैसे अध्यापकों द्वारा किया गया निर्णय, विद्यालय में उपलब्धि के अभिलेख, बच्चों के माता पिता के साक्षात्कार, समकक्षियों द्वारा तथा स्वयं द्वारा किए गए निर्धारण आदि का भी उपयोग बौद्धिक मूल्यांकन के साथ साथ किया जा सकता है। अपने पूर्ण संभाव्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों को नियमित कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा के साथ साथ विशेष ध्यान तथा भिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। शिक्षा में जीवन समृद्धि से संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं जो बालकों के उपलब्ध चिंतन, योजना निर्माण, निर्णयन और संप्रेषण के कौशलों में अभिवृद्धि कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। परीक्षणों को देने की प्रक्रिया के आधार पर इन्हें वैयक्तिक परीक्षण तथा समूह परीक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। परीक्षण के एकांशों के स्वरूप के आधार पर भी उन्हें शाब्दिक या वाचिक परीक्षण तथा निष्पादन परीक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें संस्कृति निष्पक्ष तथा संस्कृति अभिन्नत में इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि परीक्षण किस सीमा तक एक संस्कृति की अपेक्षा किसी दूसरी संस्कृति का पक्ष ले रहा है। अपने उपयोग के उद्देश्य के आधार पर आप किसी परीक्षण को चुन सकते हैं। वैयक्तिक तथा समूह बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। समूह बुद्धि परीक्षण को एक साथ बहुत से व्यक्तियों को समूह में दिया जा सकता है। वैयक्तिक परीक्षण में आवश्यकता होता है कि परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी से सौहार्द स्थापित करे और परीक्षण सत्र के समय उसकी भावनाओं, भाव दशाओं और अभिव्यक्तियों के प्रति संवेदनशील रहें। समूह परीक्षण में परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थियों की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता। वैयक्तिक परीक्षणों में परीक्षार्थी पूछे गए प्रश्नों का मौखिक अथवा लिखित रूप से भी उत्तर दे सकता है अथवा परीक्षणकर्ता के आदेशानुसार वस्तुओं का प्रहसन भी कर सकता है। समूह परीक्षण में परीक्षार्थी सामान्यतः लिखित उत्तर देता है और प्रश्न भी प्रायः बहुविकल्पी स्वरूप के होते हैं। शाब्दिक, अशाब्दिक तथा निष्पादन परीक्षण। एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। शाब्दिक परीक्षणों में परीक्षार्थी को मौखिक अथवा लिखित रूप में शाब्दिक अनुक्रियाएं करनी होती हैं, इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अशाब्दिक परीक्षणों में एकांशों के रूप में चित्रों अथवा चित्र निरूपणों का उपयोग किया जाता है। अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस (RPM) है, जिसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है और उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिससे अपूर्ण प्रतिरूप हो सके। इस परीक्षण को एक एकांश को उदाहरण स्वरूप चित्र 1.3 में प्रदर्शित किया गया है। निष्पादन परीक्षण में परीक्षार्थी को कोई कार्य संपादित करने के लिए कुछ वस्तुओं या अन्य सामग्रियों का प्रहसन करना होता है। एकांशों का उत्तर देने के लिए लिखित भाषा के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए कोहो के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण में लकड़ी के कई घनाकार गुटके होते हैं। परीक्षार्थी को दिए गए समय के अंतर्गत गुटकों को इस प्रकार बिछाना होता है कि उनसे दिया गया डिजाइन बन जाए। निष्पादन परीक्षणों का एक लाभ यह है कि उन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को आसानी से दिया जा सकता है।
बुद्धि परीक्षणों के कुछ दुरुपयोग। अब तक आप जान चुके होंगे कि बुद्धि परीक्षण कई उपयोगी उद्देश्यों को पूर्ण करता है, जैसे चयन, परामर्श, निर्देशन, आत्मविश्लेषण और निदान में। जब तक ये परीक्षण किसी प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता द्वारा नहीं उपयोग किए जाते, जानबूझकर या अनजाने में इनका दुरुपयोग हो सकता है। नौसिखिया परीक्षणकर्ताओं द्वारा किए गए बुद्धि परीक्षणों के कुछ दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, किसी परीक्षण पर खराब प्रदर्शन बच्चे पर कलंक लगा सकता है तथा उससे उनके निष्पादन और आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परीक्षणकर्ता दूसरा परीक्षण माता पिता, अध्यापकों तथा बड़ों के भेदभावपूर्ण आचरण को न्योता दे सकता है। तीसरा, मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय जनसंख्याओं के पक्ष में अभिन्न परीक्षण समाज के सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि को कम आंक सकता है। चौथा, बुद्धि परीक्षण सर्जनात्मक संभाव्यताओं और बुद्धि के व्यवहारिक पक्ष का माप नहीं कर पाता है और उनका जीवन में सफलता से ज्यादा संबंध नहीं होता। बुद्धि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का एक संभाव्य कारक हो सकती है। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि बुद्धि परीक्षणों से संबंधित त्रुटिपूर्ण अभ्यासों के प्रति सावधान रहना चाहिए तथा किसी व्यक्ति की शक्तियों और कमजोरियों के विश्लेषण के लिए किसी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की मदद लेनी चाहिए। संस्कृति निष्पक्ष तथा संस्कृति अभिन्न परीक्षण। बुद्धि परीक्षण संस्कृति निष्पक्ष अथवा संस्कृति अभिन्न हो सकते हैं। बहुत से बुद्धि परीक्षण उस संस्कृति के प्रति अभिन्नति प्रदर्शित करते हैं जिसमें वे बुद्धि परीक्षण विकसित किए जाते हैं। अमेरिका तथा यूरोप में विकसित किए गए बुद्धि परीक्षण नगरीय तथा मध्य वर्गीय सांस्कृतिक लोकाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन परीक्षणों पर उस देश के शिक्षित मध्य वर्गीय श्वेत व्यक्ति सामान्यतः अच्छा निष्पादन कर लेते हैं। इन परीक्षणों के एकांश या प्रश्न एशिया या अफ्रीका के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का ध्यान नहीं रखते। इन परीक्षणों के मानकों का निर्माण भी पश्चिमी संस्कृति के व्यक्तियों के समूहों से किया जाता है। किसी ऐसे परीक्षण का निर्माण करना लगभग असंभव कार्य है जो सभी संस्कृतियों के लोगों पर एक समान सार्थक रूप से अनुप्रयुक्त किया जा सके। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षणों का निर्माण करने का प्रयास किया है जो संस्कृति निष्पक्ष हों या सभी संस्कृति उपयुक्त हों, अर्थात जो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के पंक्तियों में भेदभाव न करें। ऐसे परीक्षणों में एकांशों की रचना इस प्रकार की जाती है कि वे सभी संस्कृतियों से सर्वनिष्ठ रूप से होने वाले अनुभवों का मूल्यांकन करें या उस परीक्षण में ऐसे प्रश्न रखे जाएं जिनमें भाषा का उपयोग न हो। शाब्दिक परीक्षणों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक अभिन्नति अशाब्दिक तथा निष्पादन परीक्षण में कम हो जाती है। भारत में बुद्धि परीक्षण 1930 में एस.एम. मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास करके एक प्रदर्शक कार्य किया। C.H. राइस ने विनय के बुद्धि परीक्षण को उर्दू तथा पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया। लगभग उसी समय मेहलानोबिस ने विनय के परीक्षण को बंगाली भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया। भारतीय शोधकर्ताओं ने पश्चिमी देशों में बने कुछ बुद्धि परीक्षणों जैसे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, RPM, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS, अलेक्जेंडर का पासेलोंग परीक्षण, घन रचना क्यूब कंस्ट्रक्शन परीक्षण तथा कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण आदि का भारतीय मानक विकसित करने का प्रयास किया। लॉन्ग तथा मेहता ने एक मानसिक मापन पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध 103 बुद्धि परीक्षणों की सूची है। उसके बाद से बहुत से नए बुद्धि परीक्षण या तो विकसित किए गए या फिर पश्चिमी संस्कृतियों में निर्मित परीक्षणों का भारतीय संस्कृति के लिए उपयुक्त अनुकूलन किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद
एनसीईआरटी के शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के राष्ट्रीय पुस्तकालय एनएलईपीटी ने भारतीय परीक्षणों के प्रलेखन के बाद अभिलेख तैयार किया है। भारतीय परीक्षणों के आलोचनात्मक पुनरीक्षण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हैं। एनएलईपीटी ने बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति और अभिरुचि आदि के परीक्षणों की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। भारत में विकसित कुछ परीक्षणों की एक सूची हम तालिका 1.2 में देखेंगे, जिसमें से भाटिया की निष्पादन परीक्षणमाला काफी प्रचलित है। भारत में विकसित कुछ परीक्षण: शाब्दिक निष्पादन, उदय शंकर द्वारा विकसित सीआईई शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, एससीआईई अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, एस जलोटा द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता का समूह परीक्षण, प्रयाग मेहता द्वारा निर्मित समूह बुद्धि परीक्षण, एस.एम. मोहसिन द्वारा निर्मित बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मनोविज्ञान ब्यूरो इलाहाबाद द्वारा निर्मित समूह बुद्धि परीक्षण, एस.के. कुलश्रेष्ठ द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, तृतीय संस्करण का भारतीय अनुकूलन, एम.सी. जोशी द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता हिंदी परीक्षण। निष्पादन में सीआईई शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, भाटिया द्वारा निर्मित निष्पादन परीक्षण माला, प्रमीला पाठक का डॉक्टर ए मैन परीक्षण, आर रामलिंगस्वामी द्वारा वेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का भारतीय अनुकूलन। संस्कृति तथा बुद्धि। बुद्धि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह पर्यावरण से अनुकूलित होने में व्यक्ति की सहायता करती है। व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है। एक रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स्की ने कहा कि संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है, विकसित होता है और अपने आसपास के जगत को समझता है। उदाहरण के लिए, तकनीकी रूप से कम विकसित समाज में सामाजिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाने वाले सामाजिक तथा सांवेगिक कौशलों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि तकनीकी रूप से विकसित समाज में तर्कना तथा निर्णय लेने की योग्यताओं पर आधारित निजी उपलब्धियों को बुद्धि समझा जाता है। अपने पहले के अध्ययनों से आप जानते होंगे कि संस्कृति रीति रिवाजों, विश्वासों, अभिवृत्तियों तथा कला और साहित्य में उपलब्धियों की एक सामूहिक व्यवस्था को कहते हैं। इन सांस्कृतिक प्राचालों के अनुरूप ही किसी व्यक्ति की बुद्धि के ढलने की संभावना होती है। अनेक सिद्धांतकार बुद्धि को व्यक्ति की विशेषता समझते हैं और व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा कर देते हैं, परंतु अब बुद्धि के सिद्धांतों में संस्कृति की अनन्य विशेषताओं को भी स्थान मिलने लगा है। स्टर्नबर्ग के सांदर्भिक अथवा व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। वाइगॉट्स्की का भी विश्वास था कि व्यक्ति की तरह संस्कृति का भी अपना एक जीवन होता है। इसी प्रक्रिया में संस्कृति ही यह निर्धारित करती है कि अंततः किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास किस प्रकार का होगा। वाइगॉट्स्की के अनुसार कुछ प्रारंभिक मानसिक प्रक्रियाएं जैसे रोना, माता की आवाज़ की ओर ध्यान देना, सूंघना, चलना, दौड़ना आदि सर्वव्यापी होती हैं, परंतु उच्च मानसिक प्रक्रियाएं जैसे समस्या का समाधान करने तथा चिंतन करने आदि की शैलियां मुख्यतः संस्कृति का प्रतिफल होती हैं। तकनीकी रूप से विकसित समाज के व्यक्ति ऐसी बाल पोषण रीतियां अपनाते हैं जिससे बच्चों में सामान्यीकरण तथा अमूर्तकरण, गति, न्यूनतम प्रयास करने तथा मानसिक स्तर पर वस्तुओं का प्रहसन करने की क्षमता विकसित हो सके। ऐसे समाज बच्चों में एक विशेष प्रकार के व्यवहार के विकास को बढ़ावा देते हैं, जिसे आप
तकनीकी बुद्धि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ऐसे समाजों में व्यक्ति अवधान देने, प्रेक्षण करने, विश्लेषण करने, अच्छा निष्पादन करने, तेज काम करने तथा उपलब्धि की ओर उन्मुख रहने आदि कौशलों में दक्ष होते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में निर्मित किए गए बुद्धि परीक्षणों में विशुद्ध रूप से व्यक्ति के इन्हीं कौशलों की परीक्षा की जाती है। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक समाजों में तकनीकी बुद्धि को उतना महत्व नहीं दिया जाता। एशिया तथा अफ्रीका की संस्कृतियों में पश्चिमी देशों की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न गुणों तथा कौशलों को बुद्धि का परिचायक माना जाता है। गैर पश्चिमी संस्कृतियों में व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक सक्षमता के साथ साथ उसमें समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने के कौशलों को भी बुद्धि का लक्षण माना जाता है। कुछ गैर पश्चिमी समाजों में समाज केंद्रित तथा सामूहिक उन्मुखता पर बल दिया जाता है, जबकि पश्चिमी समाजों में निजी उपलब्धियों तथा व्यक्तिपरक उन्मुखता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि पश्चिम से सांस्कृतिक प्रभावों के कारण अब यह भिन्नता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। भारतीय परंपरा में बुद्धि तकनीकी बुद्धि के संप्रत्यय के विपरीत भारतीय परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा गया है उसे समाकलित बुद्धि इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसमें समाज तथा संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण से व्यक्ति के संबंधों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय विचारकों ने बुद्धि को उसकी समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखा है, जिसमें संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं तथा उनके समाकलन पर समान रूप से बल दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटेलिजेंस के स्थान पर संस्कृत भाषा के जिस बुद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है उसका अर्थ इंटेलिजेंस शब्द के अर्थ से बहुत अधिक व्यापक है। जेपी दास के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत मानसिक प्रयास, दृढ़ निश्चय के साथ की जाने वाली क्रियाएं, अनुभूतियां तथा मत के साथ साथ ज्ञान विभेदन करने की योग्यता तथा समझ जैसी संज्ञानात्मक क्षमताएं भी आती हैं। कुछ अन्य विशेषताओं के साथ साथ अंतर विवेक, संकल्प एवं अभिलाषाओं के आधार पर आत्मज्ञान भी बुद्धि का ही अंश होता है। अतः बुद्धि के अंतर्गत संज्ञानात्मक घटक के साथ साथ अभिप्रेरणात्मक तथा भावात्मक घटक भी होते हैं। पश्चिमी विचारक बुद्धि के अंतर्गत मात्र संज्ञानात्मक कौशलों को ही प्राथमिक महत्व का स्वीकार करते हैं, परंतु इसके विपरीत भारतीय परंपरा में अधोलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं। संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव कैपेसिटी, संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता तथा प्रभावी संप्रेषण की योग्यता। दूसरा, सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़ों, छोटों तथा वंचित व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरों की चिंता, दूसरे व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान। तीसरा, सांवेगिक क्षमता, इमोशनल कॉम्पिटेंस, अपने संवेगों पर आत्म नियमन तथा आत्म परिवीक्षण, ईमानदारी, शिष्टता, अच्छा आचरण तथा आत्म मूल्यांकन। चौथा, उद्यमी क्षमता, इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, प्रतिबद्धता, अध्यवसाय, धैर्य, कठिन परिश्रम, सतर्कता तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। संवेगत बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताएं। पहला, अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। दूसरा, दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को उनकी शरीर भाषा, आवाज और स्वर तथा आनन अभिव्यक्तियों पर ध्यान देते हुए जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। तीसरा, अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंध करना ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय करते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके। चौथा, अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता के शक्तिशाली प्रभाव को समझना। पांचवा, अपने संवेगों और उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरों से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना ताकि शांति और सामंजस्य की प्राप्ति हो सके। सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय को उसके बौद्धिक क्षेत्र से
अधिक विस्तार देता है और संवेगों को भी बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित करता है। सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सामान्य बुद्धि की भारतीय परंपरा की अवधारणा से निर्मित हुआ है। सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस अनेक कौशलों जैसे अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण तथा संवेगों का नियमन आदि का एक समुच्चय है। यह बुद्धि का भावात्मक पक्ष है। जीवन में सफल होने के लिए उच्च बुद्धि लब्धि तथा विद्यालयी परीक्षाओं में अच्छा निष्पादन ही पर्याप्त नहीं है। आप अनेक ऐसे व्यक्ति पाएंगे जो उच्च शैक्षिक प्रतिभा वाले तो हैं परंतु अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। परिवार में तथा कार्य स्थान पर उनको अनेक समस्याएं रहती हैं। वे अच्छा अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं बना पाते। ऐसे व्यक्तियों में कौन सी कमी होती है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि उनकी समस्या उनकी सांवेगिक बुद्धि की कमी के कारण उत्पन्न होती है। सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को सर्वप्रथम सेलोवी तथा मेयर ने प्रस्तुत किया था। इन लोगों के अनुसार अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करने और उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। सांवेगिक उपलब्धि इमोशनल क्वेश्चन ईक्यू का उपयोग किसी व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि की मात्रा बताने में उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार बुद्धि लब्धि IQ का उपयोग बुद्धि की मात्रा बताने में किया जाता है। साधारण शब्दों में सांवेगिक सूचनाओं की परिशुद्धता तथा कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। किसी उच्च सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं जानने के लिए हमने अभी जो वॉक्स 1.2 है उसको भी समझा था। तो बाह्य जगत के दबावों तथा चुनौतियों से प्रभावित विद्यार्थियों से संबंध रखने में शिक्षकों का ध्यान उनकी सांवेगिक बुद्धि पर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि में अभिवृद्धि करने वाले कार्यक्रमों से उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लाभप्रद प्रभाव पड़ता है। इससे उनके सहयोगी व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है तथा समाज विरोधी गतिविधियां कम हो जाती हैं। ऐसे कार्यक्रम योजनाएं विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में बहुत उपयोगी होती है। विशिष्ट योग्यताएं, अभिसक्षमता, स्वरूप एवं मापन। अब तक आप बुद्धि के बारे में पर्याप्त रूप से समझ गए होंगे। आपको याद होगा कि बुद्धि परीक्षण एक प्रकार की सामान्य मानसिक योग्यता का मापन करते हैं। अभिसक्षमता एप्टीट्यूड क्रियाओं के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को कहते हैं। अभिसक्षमता विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति द्वारा परीक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अभिसक्षमताओं का मापन कुछ विशिष्ट परीक्षणों द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति की अभिसक्षमता के मापन से हमें उसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले निष्पादन का पूर्व कथन करने में सहायता मिलती है। बुद्धि का मापन करने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकों को बहुधा यह ज्ञात होता है कि समान बुद्धि रखने वाले व्यक्ति भी किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशलों को भिन्न भिन्न दक्षता के साथ अर्जित करते हैं। आप अपनी कक्षा में ही देख सकते हैं कि कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी भी कुछ विषयों में अच्छा निष्पादन नहीं कर पाते। अब आपको गणित में कोई समस्या आती है तो आप अमन से सहायता चाहते हैं, परंतु जब आपको कविता समझने में कठिनाई आती है तो आप अविनाश के पास जाते हैं। इसी प्रकार जब आपको विद्यालय के वार्षिक समारोह में कोई गीत गाना होता है तो आप शबनम की सहायता लेते हैं, परंतु जब आपके स्कूटर के स्टार्ट होने में समस्या होती है तो आप जॉन को याद करते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की ये विशिष्ट योग्यताएं तथा कौशल ही अभिसक्षमताएं कहलाती हैं। उचित प्रशिक्षण देकर इन योग्यताओं में पर्याप्त अभिवृद्धि की जा सकती है। किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अभिसक्षमता के साथ साथ अभिरुचि इंटरेस्ट का होना भी आवश्यक है। अभिरुचि किसी विशेष कार्य को करने की वरीयता या तरजीह को कहते हैं, जबकि अभिसक्षमता उस कार्य को करने की संभाव्यता या विभवता को कहते हैं। किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की अभिरुचि हो
सकती है, परंतु हो सकता है कि उसे करने की अभी सक्षमता उसमें ना हो। इसी प्रकार यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की अभी सक्षमता हो, परंतु उसमें उसकी अभिरुचि ना हो। इन दोनों ही दशाओं में उसका निष्पादन संतोषजनक नहीं होगा। एक ऐसे विद्यार्थी की सफल यांत्रिक अभियंता बनने की अधिक संभावना है जिसमें उच्च यांत्रिक अभिसक्षमता हो और अभियांत्रिकी में उसकी अभिरुचि भी हो। अभिसक्षमता परीक्षण दो रूपों में प्राप्त होते हैं: स्वतंत्र विशेषीकृत अभिसक्षमता परीक्षण तथा बहुल सामान्यीकृत अभिसक्षमता परीक्षण। लिपिकीय अभिसक्षमता, यांत्रिक अभिसक्षमता, आंकिक अभिसक्षमता तथा टंकण अभिसक्षमता आदि के परीक्षण स्वतंत्र अभिसक्षमता परीक्षण हैं। बहुल अभिसक्षमता परीक्षणों में एक परीक्षणमाला होती है जिससे अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की परंतु समजातीय क्षेत्रों में अभिसक्षमता का मापन किया जाता है। विभेदक अभिसक्षमता परीक्षण DAT, सामान्य अभिसक्षमता परीक्षणमाला GATB तथा आर्म्ड सर्विसेज व्यावसायिक अभिसक्षमता परीक्षणमाला ASVAB आदि प्रसिद्ध अभिसक्षमता परीक्षणमालाएं हैं। इनमें से शैक्षिक पर्यावरण में विभेदक अभिसक्षमता परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण में 8 स्वतंत्र उप परीक्षण हैं। पहला शाब्दिक तर्कना, दूसरा आंकिक तर्कना, तीसरा अमूर्त तर्कना, चौथा लिपिकीय गति एवं परिशुद्धता, पांचवा यांत्रिक तर्कना, छठा देशिक या स्थानिक संबंध, सातवां वर्तनी तथा आठवां भाषा का उपयोग। JM ओझा ने इस परीक्षण का भारतीय अनुकूलन विकसित किया है। भारत में वैज्ञानिक, शैक्षिक, साहित्यिक, लिपिकीय तथा अध्यापन अभिसक्षमता आदि का मापन करने के लिए अन्य अभिसक्षमता परीक्षणों का भी निर्माण किया गया है। सृजनात्मकता अभी तक आपने पढ़ा कि बुद्धि, अभिसक्षमता, व्यक्तित्व जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सृजनात्मक संभाव्यता में तथा इस संभाव्यता के अभिव्यक्त होने की रीति में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता बहुत अधिक मात्रा में होती है और कुछ व्यक्तियों में उतनी अधिक नहीं होती। कुछ व्यक्तियों की सृजनात्मकता लेखन कार्य में अभिव्यक्त होती है और कुछ की नृत्य, संगीत, कविता, विज्ञान अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अभिव्यक्त होती है। किसी समस्या का नए प्रकार का समाधान खोजने, आविष्कार करने, कविता लिखने, चित्र बनाने, किसी नई रासायनिक क्रिया को खोजने, कानून के क्षेत्र में कुछ नया विचार देने, किसी बीमारी की चिकित्सा अथवा रोकथाम को नई दिशा देने या इसी प्रकार के किसी अन्य क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का परीक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मक चिंतन में भिन्नता होने के बावजूद एक तत्व सर्वनिष्ठ होता है कि सभी में कुछ नया और अनोखा तथ्य उत्पन्न किया जाता है। जब हम सृजनात्मकता के बारे में सोचते समय कुछ सृजनशील व्यक्तियों का नाम याद करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टाइन, CV रमन, रामानुजन आदि का नाम याद आता है। इन लोगों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। हाल के वर्षों में सृजनात्मकता के संबंध में हमारी समझ विस्तृत हो गई है। सृजन की प्रतिभा कुछ कलाकारों, वैज्ञानिकों, कवियों या आविष्कारों तक ही सीमित नहीं होती। एक ऐसा सामान्य व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है जो मिट्टी के बर्तन बनाने, बढ़ईगिरी या भोजन बनाने से जैसे साधारण पेशे से जुड़ा हुआ है। यद्यपि इस दशा में उनकी सृजनात्मकता का वह स्तर नहीं होता जो एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक या लेखक में होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों द्वारा सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के क्षेत्रों तथा स्तरों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है और सभी व्यक्ति एक ही स्तर पर सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति नहीं करते। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत उच्चतम स्तर की सृजनात्मकता का एक उदाहरण है।
जिसमें उन्होंने पूर्णतया नए विचार, नए तथ्य, सिद्धांत अथवा एक उत्पाद प्रस्तुत किया। सृजनात्मकता का एक अन्य स्तर यह भी है जिसमें व्यक्ति पहले से स्थापित विचारों या वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर या उसकी नई उपयोगिता प्रस्तुत करके उसमें परिवर्तन या रूपांतरण करता है। इस संबंध में शोध साहित्य ये बताते हैं कि बच्चे बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने लगते हैं, परंतु वे अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से शारीरिक तथा अवाचिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। जब जब उनमें भाषा तथा बौद्धिक प्रक्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है और उनकी स्मृति में पर्याप्त ज्ञान का भंडारण हो जाता है, तब उनकी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति शाब्दिक रूप से भी होने लगती है। जिन व्यक्तियों में सृजनात्मकता अधिक मात्रा में होती है, वे अपने द्वारा चुनी गई क्रियाओं द्वारा यह संकेत प्रदान कर सकते हैं कि उनकी सृजनात्मकता की दिशा क्या है। कुछ व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिनमें वे अपने अदृश्य या प्रच्छन्न सृजनात्मक संभाव्यता अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकें। हम सृजनात्मकता की संभाव्यता में पाई जाने वाली भिन्नता की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं? जिस प्रकार हम अन्य शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं की व्याख्या आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं, उसी प्रकार सृजनात्मकता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्याख्या भी करते हैं। इस विषय पर कोई असहमति नहीं है कि सृजनात्मकता आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों द्वारा निर्धारित होती है। सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवंशिकता द्वारा नियत हो जाती हैं तथा पर्यावरणीय कारक सृजनात्मकता के विकास को उत्तेजित करते हैं। किसी व्यक्ति में सृजनात्मक संभाव्यता का कितना विकास होगा, किस आयु में होगा तथा उसका रूप और दिशा क्या होगी, यह मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारकों जैसे अभिप्रेरणा, प्रतिबद्धता, पारिवारिक अवलंब या समर्थन, समकक्षियों का प्रभाव, परीक्षण प्राप्त करने के अवसर आदि द्वारा निर्धारित होता है। यद्यपि एक सामान्य व्यक्ति को चाहे जितना परीक्षण दिया जाए वह टैगोर या शेक्सपियर नहीं बन सकता, परंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सृजनात्मक संभाव्यता के वर्तमान स्तर को उससे ऊंचे स्तर तक बढ़ा सकता है। इस संदर्भ में हम पहले कक्षा 11 में सृजनात्मकता को बढ़ाने युक्तियों का या उपायों के विषय में पहले जान चुके हैं। सृजनात्मकता तथा बुद्धि। सृजनात्मकता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में उत्पन्न वाद विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बुद्धि तथा सृजनात्मकता के संबंधों का स्वरूप है। हम कक्षा के 2 विद्यार्थियों का उदाहरण देते हैं। सुनीता को उसके अध्यापक एक श्रेष्ठ छात्रा समझते हैं। वह अपने काम को समय से पूरा करती है, अपनी कक्षा में उच्चतम श्रेणी या ग्रेड प्राप्त करती है, अध्यापकों के निर्देशों को ध्यान में सुनती है और तुरंत समझ जाती है। वह अधिगत पाठ्य सामग्रियों का परिशुद्धता से पुनः प्रस्तुति करती है, परंतु शायद ही कभी कोई ऐसा विचार रखती है जो उसका अपना हो। रीता एक अन्य छात्रा है जो अध्ययन में औसत स्तर की है और विभिन्न परीक्षाओं में लगातार उच्च श्रेणी भी नहीं प्राप्त की है। वह अपने आप चीज़ों के सीखने को वरीयता देती है। वह घर में अपनी माँ की सहायता करने के लिए काम करने के तरीकों में सुधार करती है तथा अपने दत्त कार्य करने के नए तरीके खोज लेती है। इस दशा में हम सुनीता को अधिक बुद्धिमान तथा रीता को अधिक सृजनशील कहेंगे। अतः एक व्यक्ति जो तीव्र गति से सीखने की योग्यता रखता है और अधिगत विषय वस्तु का परिशुद्धता से पुनः प्रस्तुति करता है, अधिक सृजनशील की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान कहा जाएगा। यदि वह सीखने में तथा अन्य कार्यों के संपादन में नए तरीकों की खोज भी करने लगे, तभी वह अधिक सृजनशील भी कहा जाएगा। टर्मन ने 1920 में पाया कि यह आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो, साथ ही सृजनात्मक विचार उस व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि अत्यधिक न हो। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी प्रदर्शित किया है कि जिन बच्चों की पहचान प्रतिभाशाली के रूप में की गई थी, उनमें से शायद ही किसी एक ने भी जीवन में किसी क्षेत्र में अपनी सृजनात्मकता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की हो। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि दोनों प्रकार के अधिक बुद्धिमान तथा सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में उच्च तथा निम्न स्तर की सृजनात्मकता पाई जा सकती है। इसलिए एक व्यक्ति सृजनशील तथा बुद्धिमान दोनों हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील ही हो। यहाँ बुद्धिमान शब्द का मंतव्य उसके परंपरागत अर्थ से है। अतः अधिक बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा।
शोधकर्ताओं ने पाया है कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। प्रत्येक सृजनात्मक कार्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा समस्या को समझने, सूचनाओं को भंडारित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः प्राप्ति करने के लिए एक न्यूनतम स्तर की योग्यता तथा क्षमता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सृजनशील लेखकों को भाषा के उपयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। एक चित्रकार के लिए यह जानना आवश्यक है कि चित्र बनाने की उसकी एक विशेष तकनीक का दर्शक पर कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा। एक वैज्ञानिक को तर्कना में कुशल होना चाहिए आदि। अतः सृजनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक है, परंतु उस विशेष मात्रा से अधिक बुद्धि का सृजनात्मकता से सहसंबंध नहीं होता। निष्कर्ष यह है कि सृजनात्मकता के कई रूप और सम्मिश्रण होते हैं। कुछ व्यक्तियों में बौद्धिक गुण अधिक मात्रा में होते हैं और कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता से संबंध विशेषताएं अधिक मात्रा में होती हैं। परंतु एक सृजनशील व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं? आप जानना चाहेंगे कि वे कौन से गुण हैं जो सभी सृजनशील व्यक्तियों में पाए जाते हैं। सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण बुद्धि से भिन्न सृजनात्मकता की संभाव्यता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के मूल्यांकन के लिए किया गया था। अधिकांश सृजनात्मकता परीक्षणों की एक सामान्य विशेषता यह होती है कि वे मुक्त अंत वाले होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन परीक्षणों में व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वह किसी प्रश्न या समस्या के संबंध में अपने अनुभवों के आधार पर उसके विभिन्न उत्तरों के बारे में मुक्त होकर जिस प्रकार से चाहे सोचे। सृजनात्मकता परीक्षणों में पूछे गए प्रश्नों या दी गई समस्याओं का निश्चित उत्तर नहीं होता, अतः व्यक्ति को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी कल्पना शक्ति का पूरा उपयोग करे तथा उसकी मौलिक अभिव्यक्ति करे। सृजनात्मकता परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग करना होता है और इन परीक्षणों द्वारा भांति भांति के विचारों अर्थात नए तथा अछूते विचारों को उत्पन्न करने की योग्यता, असंबद्ध प्रतीत होने वाली वस्तुओं में नए संबंधों की परिकल्पना कर लेने की योग्यता, कारणों और परिणामों का अनुमान लगाने की योग्यता, वस्तुओं और विचारों को एक नए संदर्भ में रखने की योग्यता आदि का मूल्यांकन किया जाता है। ये परीक्षण बुद्धि परीक्षणों से इस तरह भिन्न होते हैं कि बुद्धि परीक्षणों में मुख्य रूप से अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। बुद्धि परीक्षणों में व्यक्ति को किसी प्रश्न का सही उत्तर खोजना होता है या किसी समस्या का सही समाधान खोजना होता है, और व्यक्ति की स्मृति, तार्किक योग्यता, परिशुद्धता, प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता और स्पष्ट चिंतन जैसी योग्यताओं का मूल्यांकन करना इन परीक्षणों का उद्देश्य होता है। इन परीक्षणों में स्वतः स्फूर्ति, मौलिकता तथा कल्पना शक्ति का उपयोग करने का कम ही अवसर होता है। सृजनात्मकता परीक्षणों में अभिव्यक्तियों की विविधता पाई जाती है, इसलिए इन परीक्षणों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों जैसे शब्दों, चित्रों, क्रियाओं तथा ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण व्यक्ति की सामान्य सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं जैसे किसी दी गई स्थिति या विषय पर विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने की योग्यता, वस्तुओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की योग्यता, समस्याओं के भिन्न भिन्न प्रकार के समाधान निकालने की योग्यता, कारणों तथा परिणामों के बारे में अनुमान लगाने की योग्यता, प्रचलित वस्तुओं के उपयोग तथा उसमें सुधार के विकल्पों के बारे में मौलिक विचार करने की योग्यता तथा असामान्य प्रकार के प्रश्न करना आदि का मापन किया जाता है। कुछ शोधकर्ताओं ने सृजनात्मकता के भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्यिक सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सृजनात्मकता, गणितीय सृजनात्मकता आदि में सृजनात्मकता परीक्षण विकसित किए हैं। सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण करने वाले मनोवैज्ञानिकों में गिलफोर्ड, टोरेंस, खटेना, वालाश तथा कोगन, परमेश, बाकर, मेहदी तथा पासी आदि के नाम प्रमुख है। प्रत्येक परीक्षण की एक मानकीकृत विधि होती है, उसकी एक विधि पुस्तिका होती है और परिणामों की व्याख्या हेतु एक संदर्शिका भी होती है। परीक्षण प्रशासन और परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या के विस्तृत परीक्षण के उपरांत ही इनका उपयोग किया जा सकता है। सारांश इस पाठ का है: पहला, व्यक्ति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों या अभिलक्षणों में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का तात्पर्य व्यक्तियों के अभिलक्षणों और व्यवहार के स्वरूपों के वैशिष्ट्य
तथा उनमें भिन्नताओं से होता है। दूसरा, विविध वैयक्तिक गुणों जैसे बुद्धि, अभिसक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व और मूल्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण और आत्मप्रतिवेदन जैसी विधियों द्वारा मनोवैज्ञानिक इन गुणों का मूल्यांकन करते हैं। तीसरा, बुद्धि शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने परिवेश को समझने की क्षमता से, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। बौद्धिक विकास आनुवंशिक कारकों, प्रकृति तथा पर्यावरणीय दशाओं, पोषण के मध्य एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला है बुद्धि के मनोमितिक उपागम योग्यताओं के एक समूह के रूप में जिनको परिमाणात्मक शब्दों जैसे बुद्धि लब्धि में व्यक्त किया जाता है, बुद्धि के अध्ययन को महत्व देते हैं। इसके विपरीत बुद्धि के सूचना प्रक्रमण उपागम के प्रतिनिधि सिद्धांत जैसे स्टैंडबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत तथा दास का पास मॉडल बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारों में अंतर्निहित प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के 8 विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। बुद्धि का मूल्यांकन विशेष रूप से निर्मित परीक्षणों की सहायता से किया जाता है। बुद्धि परीक्षण शाब्दिक या निष्पादन प्रकार के हो सकते हैं। उनको व्यक्तिगत रूप से या समूहों में दिया जा सकता है और वे संस्कृति अभिन्नत या संस्कृति निष्पक्ष हो सकते हैं। बुद्धि की 2 चरम सीमाओं पर एक और बौद्धिक न्यूनता वाले व्यक्ति और दूसरी ओर बौद्धिक प्रतिभाशाली होते हैं। अगला है संस्कृति बौद्धिक विकास के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। पश्चिमी संस्कृति विश्लेषण, निष्पादन गति और उपलब्धि प्रवणता जैसे कौशलों पर आधारित तकनीकी बुद्धि को बढ़ावा देती है। इसके विपरीत गैर पश्चिमी संस्कृतियां आत्म परावर्तन, सामाजिक और सांवेगिक सक्षमता को बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार के लक्षणों के रूप में महत्व देती हैं। भारतीय संस्कृति समाकलित बुद्धि को बढ़ावा देती है जो दूसरे लोगों तथा व्यापक सामाजिक संसार से व्यक्ति के संबंधों को महत्व देती है। अगला सांवेगिक बुद्धि में अपनी तथा दूसरों की भावनाओं और संवेगों को जानने तथा नियंत्रित करने, स्वयं को अभिप्रेरित करने तथा अपने आवेगों को नियंत्रित कर रखने तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। अगला अभिसक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की संभाव्यता से होता है। अभिसक्षमता परीक्षण पूर्व कथन करते हैं कि कोई व्यक्ति उचित परीक्षण और पर्यावरण दिए जाने के बाद क्या कर पाएगा। अगला सृजनात्मकता नूतन, उपयुक्त और उपयोगी विचारों, वस्तुओं या समस्या समाधानों को उत्पन्न करने की योग्यता है। सृजनशील होने के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धि का होना आवश्यक है, परंतु किसी व्यक्ति की उच्च स्तरीय बुद्धि फिर भी यह सुनिश्चित नहीं करती है कि वह अवश्य ही सृजनशील होगा। ये पूरा पाठ 1 कक्षा 12वीं का मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।